लीजिए हेडिंग चैप्टर सेकेंड, इसका ब्लू प्रिंट बता दें हम अभी के अकॉर्डिंग। तो 2+3 का ब्लू प्रिंट है इसका। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स भी हो सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। और इसका ब्लू प्रिंट मान लो चेंज नहीं होने वाला है, इसका ब्लू प्रिंट यही सबसे अच्छा रहता है 2+3 का। तो नेक्स्ट जो इस ईयर में आपका ब्लू प्रिंट आएगा तो उसमें भी आप मान के चलिए 2+3 का ही ये चैप्टर आएगा। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम अपने मन से एक वर्ड लिख दे रहे हैं कोष्टक में, ब्रैकेट में, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान रखना, कोई भी मिक्सचर अगर होमोजीनियस हो गया तो आप उसको क्या कह सकते हो? सॉल्यूशन। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि गिवन मिक्सचर इज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, अगर आप उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो तो वो होमोजीनियसली मिक्स्ड है, और अगर आप उसमें उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पा रहे हो तो वो हेट्रोजीनियस है। जैसे हम बात करें एयर, तो यहाँ पर O2 भी है, CO2 भी है और वेरियस गैसेस भी हैं, लेकिन हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं उसको। तो ये कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। लेकिन हम बोल दें स्मोक इन एयर या डस्ट इन एयर, तो हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, तो वो कैसा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, डिजॉल्व कर देंगे उसके बाद हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन ऑयल इन वाटर, ऑयल क्या करता रहेगा? ऊपर फ्लोट करता रहेगा, तो वो कैसा मिक्सचर हो गया आपका? हेट्रोजीनियस। तो जहाँ आप कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लें तो वो हेट्रोजीनियस होता है, जहाँ आप सेपरेट ना कर सके वो कहलाता है होमोजीनियस। तो आप सॉल्यूशन का दूसरा नाम याद रखें कि होमोजीनियस मिक्सचर। कोई भी मिक्सचर, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो अगर आपके जो कंपोनेंट्स मिलाए गए हैं, कंपोनेंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट से मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से होता है, वो यूनिफॉर्म मिक्स्ड हो गए, पूरी तरीके से अगर वो मिक्स्ड हो गए तो हम कहेंगे इस प्रकार का मिक्सचर होमोजीनियस है, और होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूशन कह देते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने कल लिखवाई थी, डेफिनेशन ही वैसे लिखवाई थी, हम फिर से लिखवा देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखिए, सीधे लिखते हैं। सॉल्यूशन इज अ, जिसका कल का लिखा है रहने दीजिए, बाकी लोग चलिए। सॉल्यूशन इज अ, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस, solution is a homogeneous mixture, solution is a homogeneous mixture, solution is a homogeneous mixture of two or more। मिक्सचर बनाने के लिए कम से कम कितने कंपोनेंट चाहिए? 2 से कम से तो मिक्सचर बना ही नहीं सकते हम, मिनिमम, है ना। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 और थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, 2 और मोर केमिकली, 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग components, 2 or more non-reacting components. So solution is a homogeneous mixture of 2 or more chemically non-reacting components whose composition can be changed, whose composition can be changed within a certain limit, within a certain limits।
ठीक है, तो बड़े आराम से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर्स को समझते हुए चलेंगे। देखो अगर एक चैप्टर की थ्योरी स्ट्रांग है तो न्यूमेरिकल आप कैसे भी क्रैक कर जाओगे। तो थ्योरी को आप बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो फिर न्यूमेरिकल जब हम आपके सामने लेके आएंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम आपको सबसे पहले कहेंगे सब कुछ छोड़ के आज के बाद सोल्यूशन के लिए एक वर्ड याद रखो, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। टू और मोर, कम से कम 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट प्लस शुगर इन वाटर। तो पहले वाले में 2 कंपोनेंट्स थे, दूसरे वाले में 3 कंपोनेंट्स थे, जिसमें से 2 सल्यूट थे और एक क्या था, सॉल्वेंट। सल्यूट जिसको हम घोलते हैं दैट इज सल्यूट। अब इसको साइंटिफिक तरीके से भी डिफाइन करेंगे। सॉल्वेंट जिसमें घोलते हैं, सॉल्ट को डिजोल्व किया तो दैट इज सल्यूट, और वाटर में डिजोल्व किया दैट इज सॉल्वेंट। थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो माइनर अमाउंट में होता है उसको बोलते हैं सल्यूट, जो मेजर अमाउंट में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। और भी हम एक साइंटिफिक तरीका बताएंगे, बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर जाओगे। अच्छा देखिए, केमिकली नॉन रिएक्टिंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो केमिकल रिएक्ट कर जाएंगे तो वो एक नया हो सकता है कि वो प्रिसिपिटेट हो जाए, बॉटम ऑफ द जाके कंटेनर में जम जाए। तो जो चीज़ें आप डिजॉल्व कर रहे हो वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो हो सकता है सोल्यूशन बन जाए, हो सकता है प्रिसिपिटेशन हो जाए आपका, है ना। तो वो रिएक्ट नहीं करनी चाहिए आपस में, आप सिर्फ एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाएं, उस एक दूसरे में समा जाएं, लेकिन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन ना करें। अगर उनने एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लिया तो हो सकता है सोल्यूशन बन जाए, लेकिन ये हो सकता है कि सोल्यूशन ना बने, प्रिसिपिटेशन हो जाए, वो नीचे जाके बॉटम ऑफ द कंटेनर जम जाए, तो सोल्यूशन की जगह कोगुलेशन की प्रोसेस हो जाए। तो जनरली जो स्पीसीज हैं, जब भी हम स्पीसीज बोले शब्द तो आप समझ लेना, केमिस्ट्री में स्पीसीज का मतलब है एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैटर, है ना। ये केमिस्ट्री में इनको स्पीसीज बोल देते हैं। तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। तो सोल्यूशन के सीधे 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक सल्यूट दूसरा सॉल्वेंट, हुज कंपोजिशन कैन बी चेंज विद इन अ सर्टेन लिमिट। हमने कहा हमें कम मीठी चाय पीनी है, थोड़ी सी शक्कर डाल दो, ज़्यादा मीठी चाय पीनी है और ज़्यादा शक्कर डाल दो। हम कंपोजिशन चेंज कर रहे हैं ना सोल्यूशन का, है ना। पहले कम मीठी है फिर ज़्यादा मीठी है। टी को भी हम सोल्यूशन मान सकते हैं ना। किसका सोल्यूशन है, शुगर, टी, मिल्क, वाटर, 4 चीज़ों का मिक्सचर है आपका, तो ये सोल्यूशन है आपका। तो हमने कहा कि हमने 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच नमक डाला 1 गिलास वाटर में, सोल्यूशन है। अब हम इसमें 1 चम्मच और डाल देते हैं तो कंपोजिशन चेंज कर दिया ना हमने। तो एक लिमिट तक, अब ऐसा नहीं कि 10 चम्मच डाल दो, 10 चम्मच डाल दोगे तो जितनी उसकी कैपेसिटी उतना तो डिजॉल्व कर जाएगा, बाकी नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आप घर में प्रैक्टिकली कर सकते हो। आप 1 गिलास में ट्रांसपेरेंट कांच का गिलास लेना, उसमें 1 चम्मच नमक डालना, डिजॉल्व हो जाएगा जितनी उसकी कैपेसिटी, फिर 1 चम्मच और डालना, हो सकता है इस बार भी डिजॉल्व हो जाए, या फिर आपको अब सोल्यूशन वाइट दिखने लगेगा और थोड़ा सा और डालना, फिर उसको रख देना। आप देखना जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो डिजॉल्व भी, देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, उसी स्पेस में जाके सल्यूट आपका फिट होता है। अगर वो स्पेस भर गया तो फिर अगर आप और सल्यूट डालोगे तो फिर वो जगह नहीं है, तो फिर वाटर उसको अपने में डिजॉल्व करना छोड़ देगा, वो नीचे जाके क्या चालू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो। तो एक सर्टेन लिमिट तक हम सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर बन जाएगी। डालिए हेडिंग, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं आपके, तो हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट कंपोनेंट, अच्छा फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, बस 2 कंपोनेंट है। पहला है आपका सॉल्यूट, ठीक है। ये है सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि गिवन कंपाउंड सॉल्यूट है, ठीक है ना। प्रेजेंट, ये बेसिक चल रहा है आपका ना, अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग रखना है। प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। सेकेंड देखते हैं,
क्योंकि ऐसे तो हम जानते हैं जिसको डिजॉल्व किया वो सल्यूट और जिसमें डिजॉल्व किया वो सॉल्वेंट। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसे थोड़ी लिखा आएगा कि इसको डिजॉल्व कर रहे हैं उसमें, वो बोल देगा 25 ml एथिल एल्कोहल इन 75 ml वाटर। तो अब हमें पता क्या 25 ml एथिल एल्कोहल मतलब दैट इज सल्यूट, 75 ml वाटर है दैट इज सॉल्वेंट। तो लैंग्वेज में हमें खुद समझना पड़ेगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हम स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा ही करके बता रहे हैं, ये सब तो ऐसे ही पता चल जाता है ना। तो सॉल्वेंट देखते हैं, प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट, जो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज सल्यूट, जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट हो दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपको लिख गया था प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल 25 ml मिलीलीटर एथाइल एल्कोहल, 25 ml एथाइल एल्कोहल 25 ml ethyl alcohol in 75 ml of water, 75 ml of वाटर। तो बहुत क्लियरली है कि यहाँ पर जो एथाइल एल्कोहल है वो हमारा क्या है, सल्यूट है। और लिक्विड स्टेट में ऐसा नहीं है, आप ये मत कहना कि सल्यूट ऑलवेज इन सॉल्ट, गैस कैन ऑल्सो बी सल्यूट और गैस कैन ऑल्सो बी सॉल्वेंट। तो अभी हम डिफाइन करेंगे, उनको क्लासीफाई करेंगे। तो एथाइल एल्कोहल क्या हो गया हमारा, सल्यूट, और वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट, है ना। बड़ा सिंपल था इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को चेंज करके लिखते हैं। पहले इतना लिख लीजिए, 25 मिलीलीटर एथाइल एल्कोहल इन 75 ml ऑफ वाटर। तो एथाइल एल्कोहल हो जाएगा हमारा सल्यूट एंड वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिखते हैं हम। आप लोग दोबारा से लिख लीजिएगा, 75 ml एथाइल एल्कोहल इन 25 ml ऑफ वाटर। एक्चुअली में लिखना ऐसे चाहिए था, लेकिन चल जाएगा, लिखना ऐसे चाहिए था 25 ml वाटर 75 ml एथाइल। दिस विल बी करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन ये भी कोई गलत नहीं है, चल जाएगा, मिक्सचर है उसमें क्या है। तो 75 ml एथाइल एल्कोहल एंड 25 ml वाटर। तो अब आप बता सकते हो कौन सल्यूट है। अब यहाँ पर वाटर क्या हो गया, तो एक जो बच्चों के मन में खुशी रहती है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट है ना, तो वो मन है ना, ऐसा नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट, ऐसा नहीं है। वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, ये बात तो बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अर्थ में प्रेजेंट मैक्सिमम चीज़ें जो ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक है वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। जो डिजॉल्व नहीं होती फिर उसके लिए एसिड बेस लिया जाता है, एक्वा रेगिया लिया जाता है, और भी दुनिया प्रकार के मिक्सचर से इनका यूज किया जाता है। तो आप जो दिमाग में एक माइंड सेट होता है मतलब वाटर मतलब सॉल्वेंट, बस सही बात है। आप जब भी देखोगे वाटर आएगा एज अ सॉल्वेंट ही आएगा, केमिस्ट्री में भी जब भी वाटर आएगा आपका वो एज अ सॉल्वेंट ही वर्क करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने दिमाग में माइंड सेट बना रखे हो वाटर मतलब सॉल्वेंट। लेकिन ऐसा नहीं कि जिद पकड़ ली कि अब तो कुछ भी हो जाए वाटर को ही हम मानेंगे। तो फिर थोड़े से हमें अपने दिमाग में लॉजिक भी रखने हैं कि जो कम अमाउंट में होगा वो हमारा सल्यूट होगा और जो मेजर अमाउंट में होगा वो हमारा क्या होगा, तो दैट इज 75 ml एथाइल एल्कोहल एंड 25 ml वाटर। तो बहुत बढ़िया क्लियर है, एथिल एल्कोहल को वाटर में नहीं घोला गया है, इस बार वाटर को किस में घोला गया है, एथिल एल्कोहल में घोला गया है। तो एथिल एल्कोहल हमारा सॉल्वेंट और वाटर। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज़ और देखिए, नोट लगा के लिखते हैं हम आगे चीज ना। नोट ए, अगर सॉलिड प्लस लिक्विड का केस आ जाए तो बिना सोचे ऑलवेज
सॉलिड को ही सॉल्यूट कंसीडर करना है और लिक्विड को ऑलवेज सॉल्वेंट कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि सॉलिड प्लस लिक्विड के केस में तो बिल्कुल आपको देखना ही नहीं है। फिर भी यहाँ वही बात सत्य हो जाएगी, सॉलिड माइनर में ही रहेगा भाई। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 किलोग्राम नमक लेके 500 ml वाटर में 1-2 चम्मच ही करेंगे, तो हम माइनर में ही रहेगा। आप वो वैसे भी पकड़ सकते हो पहले वाली डेफिनेशन से भी कि सॉलिड माइनर ही रहेगा, तो पक्का है जब लिक्विड के साथ आएगा। फिर भी कहने के लिए बोल दिया ऑलवेज कि सॉलिड और लिक्विड का केस आ जाए तो ऑलवेज सॉलिड क्या होगा हमारा सॉल्यूट और लिक्विड क्या होगा हमारा सॉल्वेंट। एक और आपके एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है स्टेटमेंट, उसको भी देख लेते हैं, नोट सेकंड करके बना देते हैं उसे हम, है ना। कुछ ये आपका अभी सब बेसिक चल रहा है ना, सब बेसिक चल रहा है। चैप्टर में अभी हम उतरे नहीं है, चैप्टर को ऊपर से अभी जो उसमें छोटा छोटा टर्म है वो पढ़ रहे हैं। ये कहा गया है एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट में, ये आप कंपोनेंट्स को घोलिए। मान लीजिए ए और बी 2 कंपोनेंट्स को घोला और सोल्यूशन बना। अब सोल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट लेगा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। सोल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट लेगा वो हमारा क्या होगा सॉल्वेंट। घुमा के बोल दिया है, उसी चीज़ को राउंड कर दिया। अब जैसे सॉल्ट प्लस वाटर ले हम, तो फाइनली सोल्यूशन किसकी फिजिकल स्टेट में आएगा, लिक्विड की भी आएगा ना। अब तो वाटर हमारा क्या हो गया सॉलिड। तो तरीका वही है, बोलने का तरीका अलग है। एनसीईआरटी थोड़े से चीज़ों को और गहराई में ले जाके बात करती है। तो कहता है कि आप कंपोनेंट्स घोलें और लास्ट में फाइनली आपका जो फिजिकल स्टेट ले ले, जिसकी फिजिकल स्टेट आपका सोल्यूशन ले लेगा वो हमारा क्या कहलाएगा सॉल्वेंट कहलाएगा। तो सेकेंड नोट में हम लिख लेते हैं, नोट लगा के हम लिख सकते हैं सॉल्वेंट में also define, solvent may also define the physical state of solution। सॉल्वेंट ही वो है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को परिभाषित करता है, डिफाइन करता है। तो जिस सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल स्टेट में आएगा वो आपका सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट में ऑल्सो डिफाइन, हमेशा वाली बात नहीं है, जनरल वाली बात है। सॉल्वेंट में ऑल्सो डिफाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमने सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है ना। ये छोटे छोटे टर्म है, इनको पकड़ते चलना है। अब देखो आपके सिलेबस में क्या, नीट IIT JEE जिसका भी सिलेबस है उसमें बाइनरी सोल्यूशन को पढ़ा गया है। बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, पेंटेनरी, पॉलीनरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब इतना है कि अगर सिर्फ 2 चीज़ें हैं तो वो बाइनरी, मतलब एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो बाइनरी हो सकता है। 2 सॉल्यूट 1 सॉल्वेंट हो जाए तो वो टर्नरी, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर बाइनरी, सॉल्ट प्लस शुगर इन वाटर टर्नरी, सॉल्ट प्लस शुगर प्लस एथाइल अल्कोहल इन वाटर क्वाटरनरी, है ना। तो कंपोनेंट फाइनली 2 ही हैं, एक जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं या जिनको डिजॉल्व कर रहे हैं और दूसरा जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। तो उन्हीं कंपोनेंट की संख्या आपकी जब बढ़ती जाती है तो सोल्यूशन कहते थे कि बाइनरी मिक्सचर है, ये टर्नरी मिक्सचर है, क्वाटरनरी मिक्सचर है। अब कितना भी मिक्सचर आया उससे कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल्स आ जाए तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमारे सिलेबस में जो है वो बाइनरी सोल्यूशन है। तो छोटी सी हेडिंग डालेंगे यहीं पर, अब न्यू हेडिंग टाइप की आएगी, इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का पार्ट नोट के बाद खत्म होगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, और पक्का है एक होगा सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट होगा ना, क्योंकि सोल्यूशन पढ़ रहे हैं। तो बाइनरी सोल्यूशन में लिखेंगे हम कंसिस्ट 2 components, consist 2 components, 2 कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन है हमारे सिलेबस में। टर्नरी क्वाटरनरी भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको बनने लगेंगे। तो हम यहाँ पर सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, तो आज के बाद हम इस चैप्टर में
ए प्लस बी, इस कंपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। मतलब अब हम कहीं भी ए प्लस बी लिख देंगे, उसका मतलब क्या लिख दिया हमने? सॉल्यूशन। तो पक्का इसमें से कोई एक सॉल्यूट होगा, दूसरा कोई क्या होगा? सॉल्वेंट। तो किसी को भी सॉल्यूट मान लें, किसी को भी सॉल्वेंट मान लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्यों कंफ्यूजन का टर्म रखें, तो हम सीधे ए को सॉल्वेंट कंसीडर कर ले रहे हैं और बी को सॉल्यूट कंसीडर कर ले रहे हैं। तो आज के बाद जहाँ भी बी, क्योंकि फॉर्मूला डिजाइन करने पड़ेंगे हमें, कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, इसको 1 इसको 2, इससे कोई फर्क नहीं, एक सिंबल है जो हमें चैप्टर में आगे बढ़ने हैं, फॉर्मूला बनाना है। तो आज के बाद हम जिसके साथ भी ए लिख देंगे, उसका मतलब है हमने वो किसके लिए लिख दिया है? सॉल्वेंट के लिए। जिसके साथ बी लिख देंगे वो किसके लिए लिख दिया है? सॉल्वेंट। और जिसके साथ ए प्लस बी लिख देंगे मतलब क्या लिख दिया? सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हाँ, कोई डाउट? चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसको नहीं लिखना, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं आप लोगों की लॉजिक के लिए। ए प्लस बी, अब हम इनको बोल सकते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसे ही जैसे बोलने के लिए ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऐसे। या फिर सीधे आपको अगर ए बी के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो आप सीधे सॉल्वेंट लिखते जाओ, सल्यूट लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये आपके एक सिंबल बना लिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, और भी होते हैं टर्नरी क्वार्टरनरी, तो उनके चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, ही नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आगे हम बहुत सारे लॉ पढ़ने वाले हैं, राउट्स लॉ पढ़ने वाले हैं, कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, हेनरी लॉ पढ़ने वाले हैं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं, पॉइंट ऑफ फैक्टर पढ़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ बहुत काम आएंगी, ठीक है। और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा, वो पक्का मान के रखें कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल, हो सकता है दोनों न्यूमेरिकल आ जाए, पर जनरली प्रोबेबिलिटी होती है कि एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी देते हैं वो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी, हम बेसिक में ही नेक्स्ट हेडिंग पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, कोई फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कोई एक ईस्टर है, जैसे हमने लिख दिया CH3COO C2H5, और आपने नीचे लिखा देखा होगा कि अरे एक्वस लिखा हुआ है, ए क्यों लिखा रहता है ना। जैसे लिख दिया, मान लीजिए हमने ग्लूकोज C6H12O6 और नीचे एक्वस लिख दिया, या फिर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा, इसके नीचे एक्वस ए क्यू लिख दिया, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसके नीचे एल्कोलिक ALC निकली। इसके मतलब क्या होते हैं? जैसे सिंपल तो आप जानते हो, किसी के नीचे S लिख दें तो सॉलिड, G लिख दे तो गैस, L लिख दे तो लिक्विड, PPT लिख दे तो मतलब प्रेसिपिटेट हो गया ना। ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा दे मतलब वो प्रेसिपिटेट हो गया, बट जाके कंटेनर में सेटल हो गया है। और ऐसा अपवर्ड एरो लगा दे मतलब वो गैस थी, रिलीज हो गई। तो देखो वाटर के साथ क्या लिखेंगे हम, बताइए, एक्वस लिखेंगे कि लिक्विड लिखेंगे? लिक्विड। देखिए तो वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है। किसी चीज़ को एक्वस तब किया जाता है जब उसको जल में घोला जाए, ये तो फिजिकल स्टेट है। तो वाटर तो क्या है हमारा? लिक्विड। अब यहाँ पर जैसे हम कहें हमने KOH एक्वस लिखा और KOH एल्कोलिक लिखा, इसका सीधा सा मतलब है KOH को किस में डिजोल्व किया गया था? वाटर में डिजोल्व किया गया था। और इसका सीधा सा मतलब है KOH को किस में डिजोल्व किया गया है? आपके किसी एल्कोहल में डिजोल्व किया गया। तो दिस इज द मीन्स ऑफ एक्वस एंड एल्कोहलिक। जनरली आपको जो सॉल्वेंट के रूप में मिलेंगे, वाटर मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, ईथर मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। अभी हम बता देते हैं। तो जब भी आपका सॉल्वेंट वाटर होगा तो कहेंगे हमारा जो सोल्यूशन है वो कौन सा सोल्यूशन है? एक्वस सोल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? तो किसी के नीचे AQ लिखा है, इसका मतलब है उसका सोल्यूशन किस में बना हुआ है? हमारा वाटर में बना हुआ है। तो इसका मतलब होता है एक्वस। तो लिखिए एक्वस सोल्यूशन कंसिस्ट वाटर एज अ सॉल्वेंट, कंसिस्ट वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो एक्वस सोल्यूशन में हम लिखेंगे कंसिस्ट
वाटर एज अ सॉल्वेंट। जैसे वाटर हमारा सॉल्वेंट होगा। एक्वागार्ड, ऐसा गार्ड जो एक्वा की सुरक्षा करे, मतलब जल की सुरक्षा करे। आते ना हमारा प्यूरीफायर, एक्वागार्ड कहते हैं, एक्वागार्ड है मतलब जो वाटर की सुरक्षा करे, एक्वागार्ड कहते हैं ना। आपकी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो वाटर के, जैसे मिनरल वाटर की बॉटल भी आती है ना, एक्वा करके कोई नाम है उसका, तो ऐसे आते हैं। एक्वा और हाइड्रो दोनों का मतलब वाटर होता है, ध्यान रखिए। तो कंसिस्ट वाटर एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। यहीं पर एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। वाटर की किसी को स्ट्रक्चर पता है? यहीं पर आ गई तो ऐसे ही एक कुछ पार्ट तो बता दिया हमने। तो कैसी होती है? बेंट, एंगुलर, भी शेप स्ट्रक्चर होती है इसकी। और किसी को इसका बॉन्ड एंगल पता है? हाँ, कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल? 104.5 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन किसी को पता है इसका? देखो हमें वाटर के बारे में नहीं पता अभी, कोई पूछ ले वाटर तो बस H2O ही निकलेगा मुँह से, उसके अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी? एंगुलर। एंगुलर मतलब मुड़ी हुई, या फिर बेंट। बेंट मतलब भी, एंगुलर मतलब पर्टिकुलर एंगल में, बेंट। और भी शेप जे होती है वाटर। तो देख ले, अभी हम वाटर को भी अच्छे से नहीं जानते हैं अपने, तो अब वाटर को जान ले भाई, ठीक है। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक्स्ट्रा लिख दिया हमने ये सब आपके लिए। ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लेंगे, 2 लोन के। देखिए हमारे पास हम ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए बता दिया, अगर मान लीजिए हमारे पास कम समय होता तो हम फिर अवॉइड करते, हम इतना भी नहीं आते एक्वस एक्वस कुछ नहीं, सीधे कंसंट्रेशन टर्म्स से डिफाइन करते हैं हम तो, मोलिलिटी नॉट सीधे यहीं पर आते हैं। पर समय है तो हमने कहा बच्चों को छोटी मोटी जानकारी देते, चलिए क्या दिक्कत है। तो वाटर को भाई जान लो, कम से कम वाटर के बारे में इतना जान लो, ठीक है। और आज के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई चीज़ अगर वाटर में घुल रही है तो उसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके 12th में। वाई NH3 इज सॉल्यूबल इन वाटर एंड PH3 इज नॉट। पक्का NH3 कौन सा बॉन्ड बना रही होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर। ये ट्रिक है, आपके कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये वाटर में घुल रहा है, दूसरा HF इज डिजॉल्व इन वाटर, HCl इज नॉट, तो पक्का जो डिजॉल्व हो रहा है वो कौन सा बॉन्ड बना रहा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे हमसे आपको हमें यहाँ पर एक एज आ एग्जाम्पल लिख देते हैं। क्वेश्चन आप देखना, ये क्वेश्चन P ब्लॉक में बहुत पड़े हुए हैं। जैसे कि NH3 वाटर में सॉल्यूबल है, ये एक्स्ट्रा है, नहीं लिखना तो मत लिखो, ये सॉल्यूबल है, NH3 वाटर में सॉल्यूबल है, तो पक्का है NH3 वाटर के साथ क्या बना रहा है? कौन सा बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ ही। इसलिए वाटर में क्या हो जाती है? सॉल्यूबल हो जाती है। जैसे हम और एग्जाम्पल लिख दे, कौन कौन वाटर में डिजॉल्व, NH3 भी डिजॉल्व हो जाती है ना। और जैसे HF भी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है आपका, है ना। एल्कोहल भी वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, जितने भी एल्कोहल हैं, है ना। कार्बोजिलिक एसिड भी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जितने भी कार्बोजिलिक एसिड है। तो ये सब वाटर में डिजॉल्व हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन। पूछ लें वाई HF इज सॉल्यूबल इन वाटर। अब ये देखो, ये HF सॉल्यूबल है वाटर में, लेकिन HCl वाटर में सॉल्यूबल नहीं है। HCl इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। NH3 नाइट्रोजन फास्फोरस सेम फैमिली के मेंबर है, NH3 PH3, लेकिन NH3 वाटर में घुल जाता है, PH3 वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। एक्स्ट्रा है, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो बता सकते हो इसका कारण क्या है कि वाटर के साथ कौन से बॉन्ड नहीं बना पाते? हाइड्रोजन। अपने देखो, इसको लिखना हो लिखो, नहीं लिखना, ये पार्ट ऑफ द चैप्टर नहीं है। इसको जब P ब्लॉक में आएंगे तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये हल्का सा ये होता है कि वाटर आया हमारे सामने, तो हमने कहा कि चलो वाटर के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें आप लोगों को, ये था। तो हमने आपको वाटर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी बताई, कम से कम पता तो होना चाहिए कि वाटर में ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है,
बैंड शेप, एंगुलर वी शेप होती है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें 2 बॉन्ड बना लेते हैं, 2 लॉन पेयर। ये बेसिक, जितना बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा वो अच्छा रहेगा। कम से कम हमें कोई पूछ ले कि ये वाटर में घुल रहे हैं, ये नहीं घुल रहे, तो हमें थोड़ा सा आइडिया, हल्का सा पिंच होना चाहिए माइंड में हाइड्रोजन में। बाकी चैप्टर्स में आएंगे जब डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एक्वस सोल्यूशन। सीधा सा मतलब है जिसको वाटर में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व किया, वो हमारे कौन से सोल्यूशन होंगे? एक्वस सोल्यूशन होंगे। अब देखते हैं हम सेकंड कैटेगरी ऑफ सोल्यूशन की, जो कि है नॉन एक्वस। नॉन एक्वस, नॉन एक्वस या इनका ही दूसरा नाम बोल दें हम ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सोल्यूशन ना। नॉन एक्वस या इन्हीं को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक सोल्यूशन। सीधा सा पक्का है कि इसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा। कौन होंगे सॉल्वेंट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोई हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो सॉल्वेंट होंगे। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताओगे जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया गया था? यूरिया, है ना। यूरिया इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा, या आप ऐसे तो डज नॉट कंसिस्ट वाटर एज अ सॉल्वेंट, या फिर ऐसे लिख लो कंसिस्ट ऑर्गेनिक, कंसिस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट। जैसे कि सबसे अच्छा एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बताएं आपको, एल्कोहल्स। एल्कोहल्स बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वेरी गुड ऑर्गेनिक। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ टॉनिक, ये बॉडी के लिए टॉनिक की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये ड्रिंक की तरह यूज किया जाता है तो फिर माइंड को इंड्यूज करता है, हैबिचुअल बनाता है, आदी बना लेता है अपना। जैसे कि एथाइल अल्कोहल एज अ टॉनिक, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, इसको ख़राब बना दिया गया है। पक्का है अगर आप इसको बहुत अधिक क्वांटिटी में लेते हो, अगर लिकर शराब की तरह लेते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको इसका आदी बना देगा। आप इसको लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, थकावट नहीं लगेगी, नहीं लोगे तो इसको एज अ टॉनिक, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हर रोज़ एथाइल अल्कोहल की कुछ क्वांटिटी लेते हैं, उनकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी ये है कि वहाँ ज़्यादातर आपके कोल्ड एरियाज हैं, विंटर सेशन सबसे ज़्यादा रहता है, तो वो अपनी बॉडी को हीट करना चाहते हैं, इंड्यूज। तो एथाइल अल्कोहल उसका सबसे बढ़िया सोर्स है, ये बॉडी को इंड्यूज करता है, अंदर से एनर्जी देता है। लेकिन अगर इसको शराब की तरह लिया जाता है तो फिर बहुत ख़राब भी है। अच्छा, एथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में से किसको एज अ ड्रिंक यूज करते हैं? इनमें से कौन ड्रिंक में यूज होता है? एथिल मेथिल अल्कोहल में से? अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कौन यूज किया जाता है ड्रिंक में? बोला भी तो हमने, मेथिल अल्कोहल पॉइजनस है, ध्यान रखिएगा, इट इज पॉइजनस। पिएंगे तो आंखें चली जाएंगी, हो सकता है कि ऊपर भी चले जाए, है ना। आपकी छोटी सी घटना बताते हैं, सोच है, सोच का कमाल बताते हैं, थिंकिंग का। ईरान, ठीक है। ईरान में क्या हुआ, ईरान में थोड़ी सी जो आपका लिटरेसी का लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, बहुत डाउन है ना ईरान में। तो ईरान में क्या हुआ, जब ये नया नया कोरोना वायरस आया था तो हम लोग हाथ साबुन से धो के हटा देते ना, तो कुछ लोगों के दिमाग में आ जब हट जाए तो पी ले साबुन, अंदर भी हट जाएगा, ठीक है। तो ईरान में क्या हुआ, उनको बस ये पता चल गया कि एथिल अल्कोहल को सैनिटाइजर में यूज किया जाता है, एथाइल अल्कोहल को और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये दो आपके बहुत अच्छे सैनिटाइजर हैं, इनसे आप सैनिटाइजर बना सकते हो। बस फ़र्क ये है कि ये कॉस्टली मिलता है, प्योर एथिल अल्कोहल बहुत महंगा है, आप लोग जो ड्रिंक वगैरह पीते हो वो तो इम्प्योर है। ये करीब 200 ml भी है, 400 रुपये के आसपास आएगा। तो एथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। तो उनको वैसे ये पता चल गया कि एथिल अल्कोहल एज ए सैनिटाइजर यूज हो रहा है, मतलब ये कोरोना वायरस को ख़त्म कर देता है, उसकी मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर लेता है अपने में, और अंदर के प्रोटीन को उसके ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो अब ईरान, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब बाहर ख़त्म कर देता तो अंदर भी। तो गलती वो लेते तो गए थे एथाइल अल्कोहल, लेकिन सामने वाला अनपढ़ था, उसने देख क्या दिया था पहले। तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी
कई सैकड़ों की संख्या में लाशें भिज गई थी ईरान में। बहुत बड़ी, कोरोना वायरस की शुरू की बात है, इसी लास्ट ईयर की, कि ईरान में एथिल अल्कोहल की जगह मैथिल अल्कोहल दिया गया था, और इसको पी, कहते हैं ना जनरली जहरीली शराब, है ना, तो जहरीली शराब में जो जनरली कंपोनेंट्स ज़्यादा होता है, दैट इज मैथिल अल्कोहल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है आपका, है ना। तो ये पी लिया था तो डेथ हो गई थी बहुत सारे लोगों की वहाँ पर, है ना। तो वो लिटरेसी की कमी है वहाँ पर, पीने तो कोई भी नहीं चाहिए, है ना। तो एथाइल अल्कोहल बहुत अच्छा सॉल्वेंट है हमारा, है ना। तो अगर हम इसमें जनरली आपसे कोई पूछ ले कि कौन एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, तो एथाइल अल्कोहल किया जाता है, एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये दो बहुत अच्छे अल्कोहलिक सॉल्वेंट है, एथाइल अल्कोहल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कप सिरप जानते हैं आप लोग? कप सिरप जानते हैं सर? कप सिरप में एज ए सॉल्वेंट किसको यूज किया जाता है? आप लोगों को पता होगा जो ड्रिंकर्स वगैरह होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जयंती आ गई है, 26 जनवरी आ गई, 15 उस दिन ड्रिंक वगैरह नहीं बिकती है ना, तो जो ड्रिंकर्स हैं वो कप सिरप ही डालते हैं। कप सिरप में उनको क्या मिलता है? एथाइल अल्कोहल। छोटी सी घटना है, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उस दिन कप सिरप के दाम आप देखो, फिर देखो तुम लोगों को हम छोटी छोटी बातें बता रहे हैं जिसमें तुम लोग जागरूक हो जाओ ना। इतना पढ़ने में मन लगा लिया होता उनने, तो कलेक्ट करना मन में होते, जितना उन्हें एथाइल अल्कोहल को ढूंढने में दिमाग लगाया। तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर्स होते हैं वो कप सिरप ही पी डालते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी कप सिरप वगैरह पिया हो तो आपको हल्की सी अल्कोहलिक स्मेल भी आती है उसमें, है ना, लाइक एल्कोहलिक स्मेल। आप कोई भी कप सिरप पीना तो आपको एल्कोहल टाइप स्मेल आएगी। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन में हमने जैसे आपको बताया है इथाइल अल्कोहल, और भी लिखते हैं। इथाइल अल्कोहल हो गया, बेंजीन। बेंजीन भी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ठीक है, बेंजीन। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत अच्छा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर है, नॉन पोलर, है ना। ये हमें आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। इनको याद रखना है, 3 नॉन पोलर सॉल्वेंट को, है ना, ये आगे जाके मिलेंगे हमें। नॉन पोलर सॉल्वेंट का नाम है तो इसका यूज करना है। इसके अलावा एक सॉल्वेंट जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है, एसीटोन। देखा है कहीं आप लोगों ने इसको? गर्ल्स बताइए फिर। ये जो नेल पॉलिश को रिमूव करना है वो कौन होता है? एसीटोन। बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट हैं। जैसे आप लोगों ने कभी पेंट वेंट किया हो तो अब हाथ में लग गया, अब आपका साबुन से तो निकलता नहीं, तो किससे करते हो? मिट्टी के तेल से या पेट्रोल से करते हो ना, क्योंकि उसमें वो सॉल्यूबल है, आपके वाटर में सॉल्यूबल नहीं है वो। तो ये पेट्रोल हो गए, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके। पेट्रोल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, है ना, ये भी बहुत अच्छे सॉल्वेंट हैं। जहाँ वाटर वर्क नहीं करता वहाँ ही कर, तो इनको ये ध्यान रखिएगा आप। एसीटोन, डाइमेथाइल कीटोन बोलते हैं इसको, या प्रोपेन टू ऑन भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इसका यही नाम चलता है। तो ये हो गए आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब हेडिंग बनाएंगे, डिफरेंट हेडिंग बनेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ different types of solution, heading है different types of solution according to different types of solution according to concentration।
अभी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं हम, है ना, मोलिलिटी थोड़ा बहुत आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। आज आपका बेसिक करा दें तो फिर कल से हम अपने मेन में आ जाएंगे, ठीक है। और रोज़ याद करना है ना, लिखनी अभी आप लोगों को एक होमवर्क की कॉपी भी लेनी है सभी लोगों को ना। अभी इस हफ्ते तो कुछ ही नहीं कह रहे हैं, ठीक है। एक कॉपी ले लेनी है 10 रुपये की, और रोज़ उसमें आपको लिख के लाना है क्या याद किया आपने होमवर्क, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट लिखेंगे इसमें हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सब तो बहुत सुनने को मिलता है, डाइल्यूट परेशान कर रखा है इसने। किसी के भी आगे डिल लिखा आ जाए, डिल, ये है डाइल्यूट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ना, डिल ऐसे लिख सकते हो डाइल्यूट, या फिर डिल ऐसे लिख, तो ये डाइल्यूट को लिखने का शॉर्ट तरीका है ना। तो किसी के आगे डिल लिख दिया। बताओ डाइल्यूट को मापने का पैरामीटर क्या है, कैसे कहेंगे कोई सोल्यूशन डाइल्यूट है? सॉल्वेंट, हाँ, तो किसी को बताएं आप कैसे सॉल्वेंट या सोल्यूट देखकर। कोई बात नहीं, जो भी आपके सॉल्यूट का अमाउंट कम होता जो डिसॉल्व होता सॉल्वेंट में। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर हमारा सॉल्यूट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे डाइल्यूट। हम आपको थोड़ा सा इसको शुद्ध देसी हिंदी में बता देते, पतला। जो सोल्यूशन जितना ज़्यादा पतला होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ये ध्यान रखिए। अब सोल्यूशन गाढ़ा कैसे होगा, सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा सोल्यूट डालते जाओगे उतना वो गाढ़ा होता जाएगा। तो जितना, इस देसी भाषा में बता दिया हमने कि जितना आपका पतला सोल्यूशन है वो उतना ज़्यादा क्या है, आपका डाइल्यूट है। लेकिन डाइल्यूट को, किसी चीज़ को डाइल्यूट कहने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि हम ऐसा कह दें कि नहीं इतना रहेगा 1 लीटर में तो डाइल्यूट, 1 चम्मच रहेगा 1 लीटर में तो डाइल्यूट, या हाफ चम्मच रहेगा तो डाइल्यूट। डाइल्यूट को कहने का कोई पैरामीटर नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि हमें दिख रहा है कि सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है, तो वो सोल्यूशन कैसा होगा हमारा, डाइल्यूट। इसके लिए कोई ऐसा साइंटिफिक तरीके से कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं किया गया है कि आप 500 ml में इतना आपका सॉल्ट होगा तो इसको डाइल्यूट कहेंगे। इसके लिए सिर्फ एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें दिख रहा है कि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है तो वो क्या होगा, डाइल्यूट, और ज़्यादा अमाउंट में है तो वो क्या दिखेगा हमें, आपका कंसंट्रेशन। और इसको मापने का एक तरीका और है डाइल्यूट को, कि कभी भी 2 सोल्यूशन दे दिए जाए हमें और फिर पूछा जाए तो हम डाइल्यूट बड़ी आसानी से बता सकते हैं। जैसे हमने बोला 20 ग्राम NaCl in 500 ml of water, फिर बोला हमने 30 ग्राम NaCl in 500 ml of water, फिर हमने बोला 40 ग्राम NaCl in 500 ml of water, फिर बोला हमने 50 ग्राम NaCl in 500 of water। तो अब हमसे यहाँ कोई पूछे कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है, तो अब हम बता सकते हैं इन सब में सबसे ज़्यादा डाइल्यूट कौन है, 20 ग्राम है। तो अगर इन दोनों में पूछ लेता हमसे तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और ये कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में पूछ लिया तो फिर ये डाइल्यूट हो जाएगा और ये कंसंट्रेटेड, और अगर इन दोनों में पूछ लिया तो ये डाइल्यूट हो जाएगा और ये कंसंट्रेटेड। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई पैरामीटर या स्केल नहीं है कि आप देख के कह दो या आपको कोई अमाउंट बता दें। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है जो आपको जज करनी पड़ती है ना। लिख लीजिए, कंसिस्ट लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट सोल्यूशन को लिखेंगे हम कंसिस्ट लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। consist less amount of solute, ठीक है, ये हो गया डायग्राम। सेकेंड डालिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेटेड को लिखने का तरीका देख लीजिए, कई लोग कंसंट्रेशन को CON लिख देते हैं जो कि गलत तरीका है। कंसंट्रेटेड को कैसे लिखते हैं, CONC, दिस इज द राइट वे राइट डाउन कंसंट्रेशन।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, इतना कोई डीप में देखता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है तो सही होनी चाहिए ना। लिख लीजिए कंसिस्ट मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट, है ना। तो देख के बताएंगे हम कि कौन डाइल्यूट है और कौन कंसनट्रेटेड है ना। एक लॉजिक वाली बात है, हम लॉजिक से पकड़ सकते हैं। कंसिस्ट more amount of solute, more amount of solute। जो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सल्यूट कंसिस्ट किया होगा उसको हम क्या बोल देंगे कि हमारा सोल्यूशन कैसा है, कंसिस्ट। जैसे कोई बोल दे फीकी चाय और मीठी चाय, मीठी चाय कैसी होगी, कंसनट्रेटेड, है ना। फीकी चाय डाइल्यूट होगी हमारी, तो मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट होगा उसको बोलेंगे कंसनट्रेटेड। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे, कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड आप लोग को बताना चाहते हैं। कंसंट्रेशन को बच्चे पता नहीं दिमाग में क्या बना के रखे हुए हैं। कंसंट्रेशन किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट। इस बात को ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट अमाउंट, ठीक है ना। जिस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, और कम है अमाउंट तो कम है ना। तो कंसनट्रेट अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को आपको ध्यान है। इस रिप्रेजेंट अमाउंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है ना। ये कि किसी चीज़ के मास को रिप्रेजेंट करता है, वो कितने ज़्यादा मास में प्रेजेंट है ना, कितने ज़्यादा वेट में प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करता, ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको। पता नहीं बच्चे दिमाग में क्या बना के रखते हैं ना। तो कंसंट्रेशन सिंपली अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, मास को रिप्रेजेंट करता है, वेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये ध्यान। नेक्स्ट लिखिए अब देखिए इसमें से बाकी जो 3 सोल्यूशन हम पढ़ा रहे हैं, है ना, वो नॉलेज के लिए है। आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड अच्छे से पता होना चाहिए। 3rd नंबर की हेडिंग आ गई हमारी, 3rd नंबर की हेडिंग डालिए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने कहा हमने इसमें सॉल्ट डिजॉल्व किया। मान लीजिए कोई अमाउंट ऑफ वाटर था, मान लीजिए 200 ml था, और इसमें हमने 20 ग्राम सॉल्ट डिजॉल्व किया, 20 ग्राम। अब ये बहुत अच्छे से डिजॉल्व हो गया। अब अगर इसमें 1 ग्राम और डालें, 21 ग्राम, तो वो अब डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो जाके क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो हम कहेंगे भैया संतृप्त हो गया, ये संतुष्ट हो गया। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, मतलब उसकी आत्मा, उसका पेट तृप्त हो गया। अब तुम दोगे तो वो नहीं, अब वो नहीं लेगा, अब तो वो अगल बगल छोड़ दे। जैसे तुम लोग खाना ना खा लिया, अच्छा पेट भर के अब यहाँ तक खा लिया, शादी में गए थे, अब इतना सा आ रहा, अब नहीं खाया जा रहा है, तो तुम लोग क्या हो गए, अंदर से सैचुरेटेड हो गए, संतृप्त हो गए, तुम लोग आत्मा पेट मन सब तृप्त हो गया है। अब इतना सा भी अंदर नहीं डाले जा रहा, डाल रहे हो तो उससे ज़्यादा बाहर आ रहा है ना। तो यही है इसकी हालत। सैचुरेटेड मतलब पूरी तरीके से जब वो संतुष्ट हो जाए, अपने आप में तृप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये आपका सैचुरेटेड हो गया। अब इसमें और सल्यूट को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। लेकिन सल्यूशन in which no more amount of solute can dissolve at a particular temperature, is called saturated solution, तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो हम क्या कह देंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। लेकिन कब, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी,
बढ़ जाएगी, वो 11वां ग्राम भी डिजॉल्व कर जाएगा। आप लोगों ने देखा ना, ऐसा गर्म पानी में नमक डिजॉल्व करो या शुगर, और ठंडे पानी में करो, किस में ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी? हमें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में और स्पेस आ जाता है फाइनेट। तो टेम्परेचर पर्टिकुलर होना चाहिए। सैचुरेटेड सोल्यूशन में भी आप और घोल सकते हो टेम्परेचर को बढ़ाकर, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो 11वां ग्राम भी घुल जाएगा उसमें, ध्यान रखिए, इवन 12वां तक घुल जाएगा। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे जिसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा सके, उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब लिखिए थर्ड फोर्थ नंबर, फिर 2 टॉपिक और लिखेंगे आज, फिर कल करेंगे बाकी। लिखिए अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड, इस सैचुरेटेड का जस्ट उल्टा है, जिसमें थोड़ा और घुला जा सके, थोड़ी की जगह है। भरपेट खा लिया, संतृप्त हो गए, लेकिन थोड़ी की जगह है अभी, तो हम कहेंगे अभी हम असंतृप्त हैं, अभी हम तृप्त नहीं हुए। तो जिसमें थोड़ा और घोला जा सके, थोड़े से को और डिजॉल्व किया जा सके, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, तो हम कहेंगे कि अभी ये संतृप्त नहीं हुआ भैया, ये भी असंतृप्त है, इसमें थोड़ा और घोला जा सकता है। तो इस प्रकार के सोल्यूशन में जिसमें हम सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कैसा सोल्यूशन बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना? in which some more amount of solute can dissolve, in which some more amount of solute can dissolve at a particular temperature, at a particular temperature। अब इसके बाद देखिए, syllabus of chemistry consists 16 chapters. In 16 first we started and chapter second that is solution। हमने लास्ट सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने बताया था सोल्यूशन कुछ नहीं, एक मिक्सचर है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। तो कोई भी मिक्सचर अगर होमोजीनियस हो जाता है तो दैट टर्म एज और दैट नॉन एज सोल्यूशन, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, दे मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग, उनको नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। अपने बेस को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है कुल मिला के। बाकी चैप्टर तो ऐसा है कि हम 4 दिन 5 दिन में साफ कर दें, लेकिन वो प्रोसीजर अच्छी नहीं होगी। क्या मतलब? वही बेस कमजोर रह जाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको भी मजा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है? तो केमिकली नॉन रिएक्टिंग इसलिए होना चाहिए कि अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो कुछ वो और बना लेंगे, हो सकता है जो कुछ और बना वो नीचे जाके जम जाए, प्रेसिपिटेट हो जाए, तो फिर वो सोल्यूशन की कैटेगरी से हट जाएगा। तो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। सोल्यूशन कंसिस्ट 2 कंपोनेंट, वन विच इज डिजॉल्व एंड अदर वन इन विच डिजॉल्व। जिसमें डिजॉल्व, विच इज डिजॉल्व दैट इज सोल्यूट प्रेजेंट इन माइनर अमाउंट, इन विच डिजॉल्व सॉल्वेंट प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट। एक और बताया था कि फिजिकल स्टेट सोल्यूशन जिसकी लेगा वही सॉल्वेंट होगा, ये भी हमने बताया था। सॉलिड लिक्विड के केस में सॉलिड हमेशा सोल्यूट होगा। ये सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा था कल, छोटी छोटी सी बातें हैं। सोल्यूशन में सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन एक्वस और नॉन एक्वस हो सकता है। एक्वस सोल्यूशन में वाटर इज प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, नॉन एक्वस सोल्यूशन में रेड वाटर को छोड़ के कुछ और होगा सॉल्वेंट। वो एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, है ना, ये सब हमारे सॉल्वेंट होते हैं। कुछ हमने स्पेसिफिक टर्म्स पढ़े थे कंसंट्रेशन के बेस पे सोल्यूशन के। कंसंट्रेशन की डेफिनेशन नहीं पढ़ी अभी, वो आगे आएंगी। तो हमने डाइल्यूट सोल्यूशन पढ़ा था। तो डाइल्यूट सोल्यूशन इज द सोल्यूशन विच कंसिस्ट लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट। जो सोल्यूट को थोड़े कम अमाउंट में रखता है वो डाइल्यूट। कोई पैरामीटर नहीं है कि इतने अमाउंट में इतना होगा तो डाइल्यूट कहेंगे, लॉजिकली है, आपको देख के समझना पड़ता है कि सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है तो डाइल्यूट होगा। मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेटेड,
more amount of solute cannot dissolve particular temperature saturated, some amount of solute can dissolve at a particular temperature unsaturated solution। यहीं तक पढ़ा था, ठीक है। और छोटी छोटी बातें स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपना समय ले लें अच्छे से, जितना भी आपको समय लेना है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है ना। डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी, फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, ये दोनों बहुत बड़े चैप्टर हैं आपके, एक्सरसाइज के साथ तो और बड़े हो जाते हैं आपके ना। चलिए 5वां टर्म डालिए 5th नंबर का, 4 हमने पढ़ लिए थे लास्ट, तो डालिए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए आप लोग एमपी बोर्ड में हैं तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे, आप 2 हैबिट डाल लीजिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए नहीं, हाईएस्ट मैक्सिमम आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग नंबर आपको चाहने हैं तो एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ये 2 अपनी को हर कॉपी के पेज में आगे लिख लेना कि आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ये 2 चीज़ें अगर आपके पास है, मान लो आपके पास एक्यूरेसी है स्पीड नहीं है, तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी लिख के आओगे, नंबर उतने अच्छे नहीं पाओगे। स्पीड है, एक्यूरेसी नहीं है कोई नहीं, तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और ये 2 चीज़ें पाने के लिए कई सारी चीज़ों पे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आती है। तो अभी से हमने आपको बता दिया कि आप सबसे ज़्यादा अपने वर्क करिए, आंसर को बहुत अच्छा, बहुत सही और बहुत फास्ट लिखने का तरीका अगर आपके अंदर आ गया तो आप क्रैक कर जाओगे। तो एक्यूरेसी और स्पीड ये आपके होने चाहिए, और ये 2 चीज़ लाने के लिए आपको कई सारी मेहनत करनी पड़ेगी। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही टाइप है, हमने कहा कि अब उसमें और सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता, तो वो कौन हो गया? सैचुरेटेड हो गया। लेकिन फिर भी और डिजॉल्व, वो ज़बरदस्ती अपने आप में डिजॉल्व कर रहा है, ज़बरदस्ती। हमने कहा हमने भरपूर खाना खा लिया, हम अब संतृप्त हो गए, सैचुरेटेड हो गए, अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है खाने की, लेकिन हम फिर भी खा रहे हैं, तो हम कहेंगे हम सुपर सैचुरेटेड हैं। हम फिर भी खा रहे हैं, अब खा तो लिया लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, तो वो बाद में खा तो लेगा इनिशियली, लेकिन बाद में उसको नीचे जाके जमा देगा, क्या कर देगा? प्रेसिपिटेट। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड से ज़्यादा सॉल्यूट कंसिस्ट किए होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो जो ज़्यादा उसने लिया है, तो इनिशियली तो वो डिजॉल्व कर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद जो वो ज़्यादा डिजॉल्व किया है अपने आप में, वो कहाँ आके नीचे आके बॉटम ऑफ द कंटेनर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब सबको पता है ना, सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स बॉटम ऑफ द कंटेनर और साइड ऑफ द कंटेनर जाके चिपकने लगे, एक्यूमुलेट, एग्रीगेट होने लगे, कलेक्ट होने लगे, तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा जैसे डस्टी वाटर होता है, गंदा पानी, उसमें आप थोड़ा एलम चला दें या ना भी चलाएं तो कुछ समय बाद वो ऊपर क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और नीचे जाके डस्ट वगैरह जम जाती है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फिनोमिना दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, तो इसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये सैचुरेटेड ही है, ज़्यादा सॉल्यूट लिए होगा, सुपर सैचुरेटेड टाइप का सॉल्यूशन नहीं है, सैचुरेटेड से ज़्यादा सॉल्यूट लिए होगा ये, लेकिन बाद में जाके वो नीचे जम जाएगा। तो इस प्रकार का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूट होता है सैचुरेटेड से, उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इसलिए क्योंकि सॉल्यूशन कुछ समय बाद रह ही नहीं जाता है, नीचे जाके जम जाता है ना। तो लिखिए इसमें अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट of solution, unstable state of solution consist more amount of solute, consist more amount of solute then saturated solution called saturated solution
called supersaturated solution, called supersaturated solution, called supersaturated solution, called supersaturated solution. लाइन चेंज करके लिखिए, extra amount of solute, extra amount of solute, extra amount of solute gets precipitate, पूरी लिख देते हैं, extra amount of solute get precipitate, पीपीटी लिख सकते हो शॉर्ट में आप, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गेट प्रिसिपिटेट और क्रिस्टलाइज by the effect of cooling, by the effect of cooling, by the effect of cooling, by the effect of cooling. ठीक है, अभी आप जो पढ़ रहे हो एग्ज़ाम में कहीं कुछ दूर दूर तक नहीं आने वाला है, लेकिन एग्ज़ाम का तो बाद में देखेंगे, पहले अपनी नॉलेज गैदर करो अच्छे से स्टम्प तरीके से. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक अनस्टेबल स्टेट है जिसमें जो सल्यूट का अमाउंट होता है सैचुरेटेड से थोड़ा ज़्यादा होता है. अगर आप इस प्रकार के सोल्यूशन को रख देंगे तो ये ठंडा होना चालू हो जाएगा, या फिर आप इसको अपने मन से कूलिंग देते हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, तो जो सल्यूट एक्स्ट्रा प्रेजेंट है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, जम जाएगा, क्रिस्टल के रूप में कलेक्ट हो जाएगा, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा और क्रिस्टलाइज हो जाएगा आफ्टर कूलिंग. डालिए नेक्स्ट हेडिंग. ठीक है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना. लिखिए 9 टाइप्स. नौ प्रकार के होते हैं. ठीक है, अभी आप जाके नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, नेक्स्ट नहीं मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा सरफेस केमिस्ट्री, उसमें आप पढ़ोगे कोलाइडल सॉल या कोलाइडल सोल्यूशन, वो 8 प्रकार के होते हैं. ठीक है, ये आपके बाद दिमाग में डालते जा रहे हैं, बाकी लिखवाएंगे तो सब. तो जो सोल्यूशन होते हैं, इन्हीं सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन बोलते हो आप, ध्यान देखिएगा, इन्हीं का नाम ट्रू सोल्यूशन है जो आप पढ़ रहे हो. इन्हीं को थॉमस ग्राहम ने कहा था क्रिस्टलॉइड्स. आप जिसको पढ़ रहे हो ये ट्रू सोल्यूशन कहलाते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब होता है ट्रू सोल्यूशन, एक्चुअल के सोल्यूशन इसी को कहते हैं. आगे जाके आप एक स्पेशल टाइप के सोल्यूशन पढ़ोगे, वो होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन. वो 8 प्रकार के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं, बताएंगे हम क्यों वो बाद में. ठीक है, और थॉमस ग्राहम ने इन्हीं सोल्यूशन को कहा था क्रिस्टलॉइड्स. ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके हम आपकी नॉलेज, एग्जाम पर्पस के क्वेश्चन नहीं है नॉलेज वाले, एग्जाम के तो फिर अभी बहुत सारा आने वाला है डेटा आपके पास. तो 9 टाइप्स के कैसे होते हैं फिजिकल स्टेट के बेट पे. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, 9 टाइप्स. देखो फिजिकल स्टेट क्या है हमारी, जनरल बात कर लें, होती तो 5 है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट और प्लाज्मा स्टेट. ठीक है, लेकिन जनरली हमारे सराउंडिंग में कितनी एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो एक बार क्या करें हम, सॉलिड को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में, गैस को सॉलिड में डिजॉल्व कर दें. कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के हो गए. फिर सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को लिक्विड में, गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर दें, फिर कितने हो गए, 3 टाइप्स के. फिर सॉलिड को गैस में, लिक्विड को गैस में और गैस को गैस में डिजॉल्व कर दें, फिर कितने हो गए. तो टोटल कितने प्रकार के हो गए, 9 टाइप्स. ये जो गैस में गैस लिखा हुआ है, इसके पहले जो 8 टाइप के सोल्यूशन थे, 8 बचे ना गैस में गैस छोड़ के, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ये हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं. ऊपर के 8, इनके ऊपर के जो 8 सोल्यूशन क्या है, होमोजीनियस, लेकिन ये हेट्रो भी हो सकते हैं. ऊपर 8 जो होते हैं, मतलब सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन हेट्रो भी हो सकता है, लिक्विड गैस का हेट्रो भी हो सकता है, सॉलिड का हेट्रो. लेकिन
ये बात आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, गैस का गैस में सोल्यूशन कभी हेटेरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या रहेगा, होमोजीनियस ही रहेगा, ऑलवेज होमोजीनियस। तो वह कौन सा मिक्सचर है जो हमेशा सोल्यूशन की स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, गैस इन गैस, ये कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता। अब हमने ये क्यों बताया, आप एक सोल्यूशन पढ़ोगे जिनका नाम है कोलाइडल सोल्यूशन, अभी नहीं पढ़ोगे आप, आगे पढ़ोगे। कोलाइडल सोल्यूशन, एक्चुअली में जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो हेट्रोजीनियस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि कोलाइडल कौन सा होता है, लिखना कुछ नहीं है, हम जितना लिखवा है वही लिखना है, एक्स्ट्रा आपके दिमाग में डाल रहे हैं, आगे जाके सब लिखवा देंगे। तो कोलाइडल सोल्यूशन हेट्रोजीनियस सिस्टम है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कोलाइडल कौन सा सिस्टम है, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम है कोलाइडल, ये सब आपको पढ़ने मिलेगा। तो हेट्रोजीनियस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये वाला कभी हेट्रोजीनियस नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो सोल्यूशन होते हैं वो तो 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, 8 टाइप्स के, क्योंकि ए वाला हमेशा कैसा एग्जिस्ट करेगा, होमोजीनियस। तो 8 ही प्रकार के सोल्यूशन हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, तो कोलाइडल आपके 8 टाइप्स के होते हैं। एक चीज़ तो गैस इन गैस मिक्सचर हमेशा ही होमोजीनियस होता है ना, जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ गैस इन गैस क्या हो जाएगा, एयर, है ना। तो करते हैं इनको, इनके एग्जाम्पल भी लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए तो कुछ सिंबल बना लेते हैं, इनको ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो जहाँ हम एस लिख देंगे वो हो जाएंगे आपके सॉलिड, लिखते चले साथ में। जहाँ हम एल लिख देंगे वो हो जाएंगे आपके लिक्विड, जहाँ हम जी लिख देंगे वो हो जाएंगे आपकी गैस, ठीक है। तो पहला देखते हैं ना, इस साइड लिखेंगे सल्यूट, मतलब माइनर कंपोनेंट लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। और साथ में ही इसके एग्जाम्पल लिखते जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, ज़्यादा कॉलम वॉलम बनाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, पहले सॉलिड को, फिर लिक्विड को, और फिर गैस को, इन तीनों को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इन तीनों को, सॉलिड को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं, और गैस को गैस में डिजॉल्व, गैस को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं। पहले इन तीनों को सॉलिड में डिजॉल्व करते हैं। सॉलिड में सॉलिड, इसको बोलेंगे सॉलिड सोल्यूशन। बताओ इसका एग्जाम्पल, कहीं देखा आपने सॉलिड सॉलिड का एग्जाम्पल, बताए। एलॉय, ब्रास इज द एलॉय। एलॉय, एलॉय मतलब हिंदी बोले तो मिश्र धातु, मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल इज कॉल्ड एलॉय। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, एक्चुअली में मेटल विथ नॉन मेटल विथ सेमी मेटल ऑल्सो फॉर्म एलॉय, जैसे स्टेनलेस स्टील में कार्बन होता है आपका ना। तो जनरली अब इसको मेटल का मिक्सचर इसलिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल पक्का है कि मेटल बहुत हाई क्वांटिटी में रहेगा, 98%, 99% मेटल ही होगा, थोड़ा बहुत 0.% में या 1% आपका नॉन मेटल रहेगा, सेमी मेटल। इसलिए मिक्सचर ऑफ मेटल्स क्या कहलाते हैं हमारे, एलॉय कहते हैं। अब मेटल अगर हम मरकरी को छोड़ दें, गैलियम को छोड़ दें, सीजियम को छोड़ दें, फ्रेंसियम को छोड़ दें, तो जनरली मेटल्स की स्टेट क्या है आपकी, सॉलिड। इन 3-4 को हम छोड़ दें, मरकरी तो ऑलवेज लिक्विड होता है, बाकी गैलियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये आपके 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हो जाते हैं। तो मेटल दो मेटल क्या होते हैं, सॉलिड। तो दो मेटल को मिला रहे हैं मतलब सॉलिड को। अब ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि ये लिया लोहा और लिया चांदी, ऐसे करते नहीं, इनको पहले मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट करेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर बड़े इनको स्टेयर करेंगे, बिल्कुल होमोजीनियस बना देंगे। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर आयरन ज़्यादा है, दूसरी जगह कॉपर ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में कर देंगे होमोजीनियस। अब उसमें ना तो कुछ आयरन रह जाएगा, ना कोई उसमें कॉपर रह जाएगा, सब आयरन कॉपर हो जाएंगे बिल्कुल। तो होमोजीनियस मिक्स कर देंगे मेटल को। तो इस प्रकार का जो मिक्सचर है सॉलिड का, वो कौन है हमारे, एलॉय। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके एलॉय, ठीक है, एलॉय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम आपको 3 एलॉय के नाम लिखा देते हैं, इन 3 को कम से कम अभी याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। कौन से 3 एलॉय लिखवा देते हैं हम यहाँ पर, पहला लिखवा देते हैं ब्रास, ठीक है। इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर, कॉपर का एलॉय है ये। कॉपर के साथ जिंक प्रेजेंट होता है, दिस इज ब्रास।
दूसरा एलॉय देखिए ब्रॉन्ज, ये भी कॉपर का एलॉय है। कॉपर के साथ इसमें होता है टिन। ये अब देखो इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, भविष्य में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको ये तो पता रहता है कि ब्रास और ब्रोंज दोनों कॉपर के एलॉय हैं। आप देखना आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिंक था किसके साथ टिन था। ये बच्चों के साथ बड़ी कंफ्यूजन रहता है। उनको ये पता है कि ब्रास ब्रोंज दोनों में कॉपर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसके साथ जिंक है। तो इसका एक छोटा सा ऐसे ही अपने लॉजिक बनाने के लिए कि हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रास और ब्रोंज दोनों में कॉपर है और किसी एक में जिंक है और किसी एक में टिन है। अब हम कैसे पकड़ेंगे कि किस में जिंक है किस में टिन है? तो उल्टा करना, जैसे ब्रास में एस आ रहा है तो इसमें एस वाला नहीं लेना है, मतलब टिन नहीं लेना है, उल्टा वाला लेना है, जिंक वाला। अब जैसे इसमें जिंक आ रहा है, जेड आ रहा है, तो इसमें जिंक नहीं रखना है ना, इसमें क्या रख देना है, टिन। तो ऐसे थोड़ा सा हमारे एक कैप्चर हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % होता है? एक क्वेश्चन आ चुका है, कोई बताए? हाँ नहीं रहता, बिल्कुल सही बोला है प्रणव ने, है ना। तो 0% रहता है सिल्वर इसमें, है ना। नाम सिल्वर, जर्मन सिल्वर इसलिए जर्मन में बनाया गया, जर्मनी का उत्पाद है और दिखने में सिल्वर ही होता है, लाइक चांदी, तो उसको जर्मन सिल्वर बोल दिया। और इसमें पूछ लेते हैं कि सिल्वर कितने % होता है, तो इसमें सिल्वर 0% होता है। तो लाइट आ जाती है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक कैमरा ऑफ कर दो जरूर। तुम लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के पढ़ाई को दबा दिए हो। पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी है कि आसमान कम पड़ जाए छूने के लिए, है ना। हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा या तो आप लोग पढ़ना चालू कर दें तो फिर हम कष्ट देंगे आपको। देखो जर्मन सिल्वर, सीधे आप ब्रास का फॉर्मूला याद रखें, कॉपर जिंक प्लस निकिल, इन 3 का कंपोजिशन होता है जर्मन सिल्वर। तो देखिए इसमें सिल्वर कहीं नहीं है, 0% है ना, ऐसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा एलॉय। ठीक है, तो 3 याद रखिएगा, ब्रास ब्रॉन्ज जर्मन सिल्वर। ब्रास में ही अगर निकिल डाल देंगे आप तो वो आपका जर्मन सिल्वर बन जाता है। तरीका बता दिया, तीनों ही कॉपर के हैं एक्चुअली, तो है ना। जहाँ एस आए वहाँ जिंक, जहाँ जेड आए वहाँ टिन। ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड, देखिए अब इसके एग्जाम्पल आपको नहीं पता होंगे तो हम बता देते हैं। लिक्विड इन सॉलिड के एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसके एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, जानते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट? आपने ऐसे जो भी एक फॉर्मूला बोला K2SO4 Al2SO4 होल था 24H2, ये जो 24H2 को डॉट करके लगाए थे, ये क्या था? हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल या क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल। जितने जैसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 × 10H2O, ये जो 10H2 है क्रिस्टलाइज फॉर्म में फंसे हुए हैं उसमें, तो इनको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे CuSO4.5H2O, ब्लू बिट्रियोल बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये जो डॉट करके 5H2 लिखा है ना, जे आपको कभी भी ऐसे फॉर्मूले लिखे मिले कि CaSO4 2H2, मतलब कुछ भी कोई भी फॉर्मूला देखिए उसके साथ डॉट के साथ फिर आपको नंबर लिखे हो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे, तो ये सभी क्या होते हैं? आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, या फिर क्रिस्टलाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हो आपको ना। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट इसका एग्जाम्पल है। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल अम्लगम। जानते हैं आप लोग? व्हाट इज अम्लगम? क्या है? किसी भी मेटल का मरकरी के साथ जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं अम्लगम या अमलगम। ठीक है ना, अमलगम। तो मेटल, और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, यही लिख देते हैं, अमलगम, अमलगम। ठीक है ना, अमलगम। ध्यान रखिए, किसी भी मेटल का जो मरकरी के साथ सोल्यूशन होता है उसको बोलते हैं अमलगम, है ना। जैसे कि आपके जो फेमस अमलगम है, जिंक अमलगम ZnHg, सोडियम अमलगम, है ना, सोडियम अमलगम बहुत फेमस अमलगम है, NaHg। ऐसे कोई भी मेटल हो सकता है, मैग्नीशियम अमलगम। ठीक है, तो ये हो गए आपके इसके एग्जाम्पल। तो अमलगम को याद रखिएगा। इसके बाद कोई पूछ ले व्हाट इज अमलगम, कास्टनर केलर मेथड पढ़ी थी लास्ट आपने, है ना, NOH बनाने की, उसमें भी बनता है आपका अमलगम। गैस इन सॉलिड, गैस घुली हो सॉलिड में, तो इसका एग्जाम्पल देखिए H2 गैस है सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल। तो H2 इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, H2 गैस ऑन पैलेडियम, पैलेडियम के ऊपर H2 गैस आके जो ऑब्जर्व होती है वो इसका एग्जाम्पल है ना। इसमें देखो कोई खास याद करने वाली बात नहीं है इसमें,
है ना। वैसे ऐसे ये याद कर लीजिएगा, आप नॉर्मली देख लेना चाहिए। तो फर्स्ट टाइप के सोल्यूशन हो गए हमारे, सॉरी फर्स्ट हो गए जब हमने सॉलिड लिक्विड गैस को तीनों को सॉलिड में डिजॉल्व किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब फिर से सॉलिड लिक्विड गैस लेते हैं, ठीक, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। लेकिन अब इन सबको किस में घोलते हैं, लिक्विड में घोलते हैं ना। तो इसको भी लिक्विड में घोलते हैं, इसको भी लिक्विड में घोल। देखो इसका प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छे इसलिए नहीं कर रहे कि आपको समझ में आ जाए, बाकी यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बाकी अच्छे से लिखवा देंगे हम। लिक्विड को लिक्विड में घोलते हैं और गैस को लिक्विड में घोलते हैं। तो पहले तीनों को सॉलिड में डिजॉल्व किया, अब तीनों को लिक्विड में डिजॉल्व करें। सॉलिड प्लस लिक्विड, ये तो हम दिन रात अपने चलते रहते हैं, जैसे शक्कर, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये सब क्या है, सॉलिड प्लस लिक्विड। तो इसके एग्जाम्पल यही हो गए, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। NaCl, इसके कुछ नाम बताओ हमें लोग, आप लोग NaCl के कुछ नाम पता है आप लोगों को। NaCl केमिकल नेम क्या, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चरल नेम रॉक सॉल्ट, खाने का नेम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट। और NaCl का सोल्यूशन क्या कहलाता है, व्हाट द नेम ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन सोल्यूशन। NaCl के सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। तो NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, फॉर्मूला लिख दें शुगर का, C12H22O11। जरूरी नहीं आप फॉर्मूला लिखें, आप शुगर प्लस वाटर लिख लें सीधे सीधे, ठीक है। तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड, बताओ इसका एग्जाम्पल, लिक्विड घुली हो लिक्विड में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एल्कोहल इन वाटर, तो इसका एग्जाम्पल होगा एल्कोहल। फॉर्मूला लिख देगी सीधे, एल्कोहल लिख दे, जो सबसे फेमस एल्कोहल है जिसका यूज वाटर ना, ड्रिंकर्स वगैरह पानी मिलाते हैं, एल्कोहल प्लस वाटर। ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। एल्कोहल प्लस वाटर, आपको नाम नहीं पता हो ना तो आप सीधे लिख लेना एल्कोहल प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। गैस इन लिक्विड, गैस हो जो लिक्विड, हाँ यस यस यस, करेक्ट कर गए आप लोग। जैसे हम लोग जो बेवरेजेस होते हैं आपके, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें गैस क्या डिजॉल्व होती है, लिक्विड में। आप सेक करो तो वो बबल्स के रूप में आती है ना। वो गैस क्यों डिजॉल्व करते हैं, जैसे CO2 डिजॉल्व करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, जिससे वो लिक्विड सड़े नहीं हमारा, है ना, ख़राब ना हो। तो ये इसका हो जाएगा सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप लोग तो होशियार निकले, हाँ, हम गलत सोच रहे थे अपने दिमाग में, ठीक है। ऐसे कोई यहाँ पर आपको बहुत परेशानी हो ना, लॉजिकली आपको थिंक करना है, ठीक है। चलिए फाइनली थर्ड टाइप में आ जाते हैं, जब सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को, तीनों को गैस में डिजॉल्व करते हैं। तो सॉलिड को गैस में डिजॉल्व करते हैं, लिक्विड को गैस में डिजॉल्व करते हैं और गैस को गैस में डिजॉल्व करते हैं। ये वाला हमेशा होमोजीनियस होता है, ऑलवेज गैस इन गैस। तो सॉलिड इन गैस बता सकते हो, जैसे आयोडीन है, आयोडीन सॉलिड है, लेकिन ये कैसा सॉलिड है, वॉलेटाइल, मतलब ये सीधे किस में जाता है, वेपर में जाता है। तो आयोडीन इन एयर, आयोडीन का एयर में जाना, है ना, आयोडीन इन एयर, आयोडीन का एयर में मिक्सचर कैसा मिक्सचर है, सॉलिड इन गैस का मिक्सचर है। इसके अलावा कैम्फर, कपूर, कैम्फर भी कैसा सॉलिड है आपका, वॉलेटाइल, मतलब सीधे किस में जाता है, वेपर में जाता है। तो कैम्फर का किस में मिक्सचर, N2 में, ये N2 में बहुत तेजी से डिजॉल्व होता है, कैम्फर इन N2 गैस। तो ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गई। इस कैम्फर आपका कपूर सॉलिड हो गया और N2 गैस हो गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके सॉलिड इन गैस। लिक्विड इन गैस, evaporation of water in air, कौन सा, पेट्रोल इन एयर, ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। और आपने बोला था कुछ, evaporation of water in air, यस, तो वाटर का एयर में होना। आप कहते हैं आज बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, आज बहुत ज़्यादा ह्यूमस लग रहा है, गर्मी लग रही है,
तो वाटर किस में डिजॉल्व हो गई है आपकी, हवा में घुल चुकी है, तो ह्यूमिडिटी है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिडिटी। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अरे वो तो प्रोसेस हो गई, जो आपने बताया गलत नहीं बताया, लेकिन आपने सीधे प्रोसेस का नाम बता दिया, इवेपोरेशन वाटर। तो ह्यूमिडिटी, ह्यूमस मतलब वाटर इन एयर, तो लिक्विड इन गैस, इसका एक एग्जाम्पल और है क्लोरोफॉर्म इन N2। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता किसी को, नहीं पता, तो ये होता है CaCl3, ठीक है। जरूर जिसका नाम नहीं पता उसको लिख लेना, क्लोरोफॉर्म इन N2। तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, एनेस्थीसिया के लिए पहले यूज किया जाता था, बेहोशी के लिए, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। क्यों, बाद में बताएंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब क्या, मॉइस्चर इन एयर, जब एयर में मॉइस्चर डिजॉल्व हो जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। गैस इन गैस, एयर, वेरी गुड जी यार, ठीक है। तो सिंपली इनको याद कर लेना, ठीक है। इसमें से हम आपको सजेस्ट करेंगे, ये जरूर याद रखना आप, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, ये याद होना चाहिए, याद तो सभी करना है बच्चों। अभी ये ना सोचना, तो अभी तो शॉर्टकट लेनी ही नहीं है, जब तक एग्जाम के 10 दिन ना बचे तब तक तो शॉर्टकट लेनी, बहुत डिटेल में इतना डिटेल में पढ़ना है कि एक एक चीज़ें पता चल जाएँ, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे कि इनको थोड़ा हाईलाइट करके याद रखना है, ठीक है। एक नोट लिख रहे हैं, ठीक है ना। अभी से बता देते हैं, कोलाइडल सॉल्व, एक्चुअली में कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बोला जाता, कोलाइडल सॉल्व बोला जाता है, इसके पीछे भी कहानी है, बाद में बताएंगे। तो जो कोलाइडल सॉल्व होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, आज ही से याद कर लो इसको, कोलाइडल सॉल्व हेट्रोजीनियस होते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 8। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 9 टाइप्स का हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस। गैस इन गैस ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज। 8 टाइप्स एज गैस इन गैस फॉर्म ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो भैया इस चैप्टर का आपने चुटपुट सब खत्म कर लिया। अब आप आने वाले हो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म में, दैट आर कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। आज आपका सैटरडे, कल संडे, और अब स्टार्ट ही कर देंगे, अब टाइम नहीं लेंगे, अब प्रॉपर स्टडी स्टार्ट कर देंगे आपकी, ठीक है। तो आप अपना दिमाग से देखो, सल्यूट, सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, एक बार तीनों को सॉलिड में, एक बार तीनों को लिक्विड में, फिर तीनों को गैस में, ठीक है। कॉमन सेंस से भी आप एग्जाम्पल पकड़ सकते हो, जैसे ये वाला नहीं पकड़ सकते तो इसको याद कर लो। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे मिल्क हो गया, जैसे एल्कोहल इन वाटर हो गया, लॉजिक से पकड़ सकते हो। गैस इन लिक्विड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बियर, इसमें है ना। ये थोड़ा स्पेशल, इसको याद रखना कि सॉलिड गैस में, जैसे कि आयोडीन के पार्टिकल गैस में, कैम्फर, कपूर के पार्टिकल N2 में, है ना। ये भी गैस में जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर N2 में डिजॉल्व होते हैं। सॉलिड, सॉलिड का दिमाग में तो आता है, ये एलॉय होगा, ये एलॉय याद कर लो। गैस, गैस क्या, एयर, O2 CO2 और दुनिया भर की O2 N2 CO2 और बहुत सारी इनर्ट गैसेस होती है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, टॉपिक नंबर 3 कोलाइडल सॉल्व पढ़ेंगे आप वहाँ पर। तो अभी से पता चल गया कि हेट्रोजीनियस होता है, 8 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि 9th नंबर हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस होता है। तो ये 8 टाइप्स के होते हैं, है ना। और ये हमेशा आपका हेट्रोजीनियस होगा। तो होमोजीनियस, क्योंकि 9th नंबर होमोजीनियस होता है, तो वो कोलाइडल कभी नहीं बना सकता, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। डालिए हेडिंग। Definitions of different concentration terms. Definitions ठीक है। अब आप लोग बड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा, ठीक है। Definitions of different
कंसंट्रेशन टर्म्स। ये आप चैप्टर में इंटर कर गए। अब इस पोर्शन को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे ये चैप्टर उतना ईजी हो जाएगा। आप कंसंट्रेशन में इंटर कर गए। अब आप एक्चुअली में चैप्टर में अब आए हैं। डेफिनेशंस और डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको एक चीज़ बता दें हम, सबसे पहले कंसंट्रेशन के साइन बता दें आपको। जैसे सी इज द साइन ऑफ कंसंट्रेशन। आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लिया जाएगा, तो जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए समझ जाना वो कंसंट्रेशन है आपका। ठीक है, चलो इस समय के साथ आएंगे, इसमें नहीं। अब एक चीज़, जब भी आप कंसंट्रेशन को पढ़ रहे हैं, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम चैप्टर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन को कैसे पता करेंगे हम? बाय अमाउंट ऑफ सल्यूट के अमाउंट से। तो आपको कंसंट्रेशन को पता कर, आप परसेंटेज निकालते हैं ना, कैसे निकालते हैं? जितने आए ऊपर टोटल नीचे, तो जितने आए ऊपर, सॉरी हाँ वही। अब हमें हमेशा जब कंसंट्रेशन निकालना है तो एक्चुअली में पता क्या करना है? अमाउंट ऑफ सल्यूट का अमाउंट पता करना है। लीटर ऑफ सॉल्यूशन कि किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वो बाद में बताएंगे हम। तो सल्यूट के अमाउंट को अगर हमने सॉल्यूशन के अमाउंट में पता कर लिया तो एक्चुअली हमने क्या पता कर लिया? कंसंट्रेशन। दिस इज द कंसंट्रेशन। अब जितने भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम कंसंट्रेशन की, आप आज देख लो और कल आप देखना, बिल्कुल यही जितने भी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे सब में ऊपर क्या रहेगा? अब वो अलग अलग में हो सकता है, कहीं मोल में हो सकता है, कहीं ग्राम में हो सकता है, वो तो बात की बात है। और नीचे हमेशा क्या होगा? सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा? सल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में मिल जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। तो हम कल डेफिनेशंस पढ़ेंगे बहुत सारी। आप लोग इस दिमाग को आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ अपने दिमाग में लेके जाओ कि कंसंट्रेशन मतलब हमें पता करना है अमाउंट ऑफ सल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इस बात को आप अपने साथ लेके जाओ आज। ठीक है, एक एक्सेप्शन है यहाँ, जितनी भी डेफिनेशंस होगी ऑल में आप ए वाला यूज करोगे, सल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में। और कल आपको कुछ लॉजिकल बताएंगे। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, दैट इज डेफिनेशन ऑफ मोलेलिटी। सिर्फ इस एक्सेप्शन को याद रखना है, मोलेलिटी। ऊपर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है किसी भी डेफिनेशन में। ये वो एक्सेप्शन है जिसमें आप सल्यूट के अमाउंट को सॉल्वेंट में पता करते हो। किसमें पता करते हो? सॉल्वेंट में। तो इसको बस आपको थोड़ा साइड में याद कर लेना है। ठीक है, दैट ऑल फॉर द